नमस्कार। आज हम कक्षा 11th से आरोह भाग 1 से गद्य खंड से नमक का दारोगा पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? उत्तर, हमें इस कहानी का पात्र वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा का हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। उसकी नौकरी छीन ली गई। कहानी के अंत में उसे अपनी ईमानदारी का फल मिला। पंडित आलोपी दीन ने उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन मैनेजर बनाया। प्रश्न क्रमांक 2, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? उत्तर, पंडित आलोपी दीन अपने क्षेत्र के नामी गिरामी सेठ थे। सभी लोग उनसे कर्ज लेते थे। उनके व्यक्तित्व एक शोषक महाजन का सा था। यह उन्होंने सत्यनिष्ठा का भी मान किया। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित है। लक्ष्मी के महान उपासक। उन्हें धन पर अटूट विश्वास था। वे सही गलत दोनों ही तरीकों से धन कमाते थे। नमक का व्यापार इसी की मिसाल है। साथ ही वे कठिन घड़ी में धन को ही अपना एकमात्र हथियार मानते थे। उन्हें विश्वास था इस लोक से उस लोक तक संसार का प्रत्येक काम लक्ष्मी जी की दया से संभव होता है। इसलिए वंशीधर की धर्मनिष्ठा पर उन्होंने उछल उछल कर वार किए थे। ईमानदारी के कायल। धन के उपासक होते हुए भी उन्होंने वंशीधर की ईमानदारी का सम्मान किया। वे स्वयं उसके द्वार पर पहुँचे और उसे अपनी सारी जायदाद सौंपकर मैनेजर के स्थायी पद पर नियुक्त किया। उन्हें अच्छा वेतन, नौकर चाकर, घर आदि देकर इज्जत बख्शी। प्रश्न क्रमांक 3, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। क, वृद्ध मुंशी। ख, वकील। ग, शहर की भीड़। क, वृद्ध मुंशी। उत्तर, वृद्ध मुंशी यह वंशीधर का पिता है जो भ्रष्ट चरित्र का प्रतिनिधि है। इसे धन में ही सब कुछ दिखाई देता है। यह अपने बच्चों को ऊपर की कमाई तथा आम आदमी के शोषण की सलाह देता है। पाठ में यह अंश इसके विचारों को व्यक्त करता है। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक पुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निकाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। वे बेटे द्वारा रिश्वत न लेने पर उसकी पढ़ाई लिखाई को व्यर्थ मानते हैं। पढ़ना लिखना सब अकारण गया। वकील। वकील समाज के उस पेशे का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सिर्फ अपने लाभ की फिक्र करते हैं। उन्हें न्याय अन्याय से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें धन से मतलब होता है। अपराधी की जीतने पर भी वे प्रसन्न होते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी।
वकीलों ने नमक के दरोगा की चेतावनी तक दिलवा दी। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानस को झेलना पड़ा। नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। शहर की भीड़ तमाशा देखने का काम करती है। उन्हें निंदा करने तथा तमाशा देखने का मौका चाहिए। उनकी कोई विचारधारा नहीं होती। आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर शहर की भीड़ की प्रतिक्रिया देखिए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टिक्का टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछार हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित बनाने वाले सेठ, साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा। प्रश्न क्रमांक 4, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? क, यह उक्ति किसकी उक्ति है? उत्तर, यह उक्ति या कथन नौकरी पर जाते हुए पुत्र को हिदायत देते समय वृद्ध मुंशी जी ने कही थी। ख, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? उत्तर, जिस प्रकार पूरे महीने में सिर्फ एक बार पूरा चंद्रमा दिखाई देता है, वैसे ही वेतन भी पूरा एक ही बार दिखाई देता है। उसी दिन से चंद्रमा का पूर्ण गोलाकार घटते घटते लुप्त हो जाता है, वैसे ही उसी दिन से वेतन भी घटते घटते समाप्त हो जाता है। इन समानताओं के कारण मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। ग, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? उत्तर, एक पिता के द्वारा पुत्र को इस तरह का मार्गदर्शन देना सर्वथा अनुचित है। माता पिता का कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार डालना है, सत्य और कर्तव्यनिष्ठ बनाना है। ऐसे में पिता के ऐसे वक्तव्य से हम सहमत नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 5, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस कहानी के अन्य शीर्षक हो सकते हैं। क, सत्य की जीत। इस कहानी में सत्य शुरू में भी प्रभावी रहा और अंत में भी वंशीधर के सत्य के सामने आलोपी दीन को हार माननी पड़ी है, इसलिए सत्य की जीत इस कहानी का शीर्षक हो सकता है। ख, ईमानदारी। वंशीधर ईमानदार था। वह भारी रिश्वत से भी नहीं प्रभावित हुआ। अदालत में उसे हार मिली, नौकरी छूटी, परंतु उसने ईमानदारी का त्याग नहीं किया। अंत में आलोपी दीन स्वयं उसके घर पहुंचा और इस गुण के कारण उसे अपना समस्त जायदाद का मैनेजर बनाया, इसलिए इस कहानी का शीर्षक ईमानदारी भी हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 6, कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? उत्तर, कहानी के अंत में आलोपी दीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने का कारण तो स्पष्ट रूप से यही है कि उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाने के लिए एक ईमानदार मिल गया। दूसरा, उसके मन में आत्मग्लानि का भाव भी था कि मैंने इस ईमानदार की नौकरी छिनवाई है तो मैं इसे कुछ सहायता प्रदान करूं। अतः उन्होंने एक तीर से दो शिकार कर डाले। जहां तक कहानी के
समापन की बात है तो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया समापन ही सबसे ज़्यादा उचित है, पर समाज में ऐसा सुखद अंत किसी किसी ईमानदार को ही देखने को मिलता है, अक्सर अपमान ही मिलता है। पाठ के आसपास प्रश्न क्रमांक 1। दारोगा वंशीधर गैरकानूनी कार्यों की वजह से पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन कहानी के अंत में इसी पंडित आलोपीदीन की सहृदयता पर मुग्ध होकर उसके यहाँ मैनेजर की नौकरी को तैयार हो जाता है। आपके विचार से वंशीधर का ऐसा करना उचित था? आप उसकी जगह होते तो क्या करते? उत्तर: वंशीधर ईमानदार व सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। दारोगा के पद पर रहते हुए उसने पद के द्वारा नमक हलाली की तथा उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी सतर्कता से कार्य किया। उसने भारी रिश्वत को ठुकराकर पंडित आलोपीदीन जैसे प्रभावी व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने गैर कानूनी कार्यों को रोका। उसी आलोपीदीन ने जब उसे अपनी जायदाद का मैनेजर बनाया तो वह उसकी नौकरी करने के लिए तैयार हो गया। वह पद के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। उसकी जगह हम भी वही करते जो वंशीधर ने किया। प्रश्न क्रमांक 2। नमक विभाग के दारोगा पद के लिए बड़ों बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे और क्यों? वर्तमान समाज में भ्रष्टाचार के लिए तो सभी विभाग है। यदि आप भ्रष्ट हैं तो हर विभाग में रिश्वत ले सकते हैं। आज भी पुलिस विभाग सर्वाधिक बदनाम है क्योंकि वहाँ सभी लोगों से रिश्वत ली जाती है। न्याय व रक्षा के नाम पर भरपूर लूट होती है। प्रश्न क्रमांक 3। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। ऐसा जीवन में अनेक बार हुआ है। पिछले ही दिनों हिंदी अध्यापिका ने कहा कि कल आप लोग कॉपी किताब लेकर मत आना। यह सुनकर मैंने सोचा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि हिंदी की अध्यापिका न पढ़ाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल अचानक परीक्षा ले। और वही हुआ। कॉपी किताब के अभाव में हमारा टेस्ट लिया गया। मुझे जिस बात का भ्रम था वही पुष्ट हो गया। प्रश्न क्रमांक 4। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगता हो। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। ग पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया हो। साक्षरता अथवा शिक्षा, क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? क जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो। कबीर की साखियाँ और शबद पढ़ते समय जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि कबीर किसी पाठशाला में नहीं गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा ज्ञानी संत बिना पढ़ा था तो हमने पढ़कर क्या लाभ उठाया। जब अंत में ईश्वर से संबंध ही जीवन का उद्देश्य है तो पढ़ना लिखना क्या। दूसरी बात यह कि जब भारत का खली नामक भीमकाय रेसलर विश्व चैंपियन बना तभी मुझे पता लगा कि वह बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। यह सुनकर लगा कि बिना पढ़े भी धन और ख्याति प्राप्त किए जा सकते हैं। ख जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो। मेरे पड़ोस में एक अम्मा जी रहती है। उनके दोनों बेटे विदेश में रहते हैं। उनकी चिट्ठी, ईमेल आदि सब अम्मा जी के लिए हम पढ़कर सुनाते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ना लिखना सार्थक है। ग पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा। यह पढ़ना लिखना को शिक्षा देने के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। पढ़ना लिखना साक्षरता जिसे अक्षर ज्ञान हो, शिक्षा जो शिक्षित हो। प्रश्न क्रमांक 5। लड़कियां है वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। उत्तर, यह वाक्य समाज में लड़कियों की हीन दशा को व्यक्त करता है। लड़कियों के युवा होते ही माता पिता को उनके विवाह आदि की चिंता सताने लगती है। विवाह के लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ता है। इनसे परिवार को कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6। इसलिए नहीं कि आलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए।
प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास आलोपी दिन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? उपयुक्त टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए लिखें। वर्तमान समाज में किसी राजनेता को सजा हो, हमें आश्चर्य होगा, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट तो हैं ही, यह तो समस्त जनता जानती है, पर इन्हें सजा होना हैरत की बात होगी। समझाइए तो जरा। प्रश्न क्रमांक 1, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। उत्तर, इसका अर्थ है कि पद ऊंचा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जहां ऊपरी आय अधिक हो उसे स्वीकार कर लेना। इसका मतलब मान से भी ज़्यादा धन कमाने का प्रयत्न करना। प्रश्न क्रमांक 2, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपने पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। उत्तर, वंशीधर को अपने सद्गुणों जैसे धीरज, बुद्धि, आत्मविश्वास पर ही भरोसा था। वे सत्य की राह पर अपने बूते पर चलने वाले युवक थे। प्रश्न क्रमांक 3, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वंशीधर की बुद्धि ने गाड़ियों के लिए जो वजह सोची वही सही निकली थी। इतनी रात गए गाड़ियाँ चोरी का माल लेकर नदी पर जाती थीं। प्रश्न क्रमांक 4, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती है नचाती है। उत्तर, संसार में धन के बल पर न्यायालय में न्याय को अपने पक्ष में खरीदा जा सकता है, नैतिकता को धन के पैरों तले कुचला जा सकता है, ऐसी आलोपी दिन की पुष्ट धारणा थी। 5, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। उत्तर, कुछ समाचार दिन रात तार बेतार के ऐसे ही फैल जाती है, खास तौर पर वे बातें जिनमें किसी की निंदा का आनंद मिल रहा हो तो बड़ी शीघ्रता से फैल जाती है। 6, खेद ऐसी समझ परा पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वंशीधर के पिता ने नौकरी गंवाकर रिश्वत ठुकराकर लौटे बेटे की बुद्धि को कोसते हुए दुख प्रकट किया। उन्होंने जो भी सीख बेटे को दी थी उसे बेटे ने नहीं माना था, इस पर वे दुखी थे। प्रश्न क्रमांक 7, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। धर्म ऐसा अड़िग खड़ा रहा कि धन का हर वार बेकार गया और अंत में धनी आलोपी दिन को गिरफ्तार होना पड़ा। यह उसके लिए पैरों तले कुचले जाने के बराबर था। 8, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। उत्तर, न्यायोचित बात का निर्णय होना था और यहाँ धर्म थे वंशीधर और धन थे आलोपी दिन। दोनों की हार जीत का फैसला न्याय के मैदान में होना था। भाषा की बात। भाषा की चित्रात्मकता, लोकोक्तियों, मुहावरों का जानदार उपयोग तथा हिंदी उर्दू के साझा रूप एवं बोलचाल की भाषा के लिहाज से यह कहानी अद्भुत है। कहानी में ऐसे उदाहरण छांटकर लिखिए और यह भी बताइए कि इनके प्रयोग से किस तरह कहानी का कथ्य अधिक असरकारक बना है। उत्तर क, चित्रात्मकता। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। ख, लोकोक्तियों का प्रयोग। लोकोक्तियाँ व मुहावरे। पूर्णमासी का चांद, प्यास बुझना, फूले नहीं समाये, पंजे में आना, सन्नाटा छाना, सागर उमड़ना, हाथ मलना, सिर पीटना, जीभ जगना, सूल उठना, जन्म भर की कमाई, गले लगाना, ईमान बेचना, कलवार और कसाई के तगादे सहे, सुअवसर ने मोती दे दिया, घर में अंधेरा, मस्जिद में उजाला, धूल में मिलना, निगाह बांधना, कगारे का वृक्ष। इस प्रकार की लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग कहानी में किया गया है। हिंदी उर्दू का साझा रूप। हिंदी और उर्दू शब्दों का प्रयोग। रूप बेगरज को दांव पर लगाना जरा कठिन है, इन बातों को निगाह में बांध लो। बोलचाल की भाषा। कौन पंडित आलोपी दिन? दातागंज के। इस प्रकार से इसमें कहानी में लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, हिंदी और उर्दू शब्दों का एक साथ में प्रयोग किया गया है और बोलचाल की भाषा के भी शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2,
कहानी में मासिक वेतन के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए आप अपनी ओर से 2-2 विशेषण और बताइए। साथ ही विशेषणों के आधार को तर्क सहित पुष्ट कीजिए। उत्तर, कहानी में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। तर्क है उसका एक ही बार आना और घटते घटते लुप्त हो जाना। हम उसे खून पसीने की कमाई कर्म फल विशेषणों से पुकार सकते हैं। तर्क, वेतन हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम एवं हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही परिणाम है। प्रश्न क्रमांक 3, बाबूजी आशीर्वाद, सरकार हुक्म, दातागंज के, कानपुर। दी गई विशिष्ट अभिव्यक्तियों एक निश्चित संदर्भ में अर्थ देती है। संदर्भ बदलते ही अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। अब आप किसी अन्य संदर्भ में इन भाषिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करते हुए समझाइए। क, बाबूजी आपका आशीर्वाद चाहिए। ख, मोहन को सरकारी हुक्म हुआ। ग, राम दातागंज के रहने वाले हैं। घ, यह सड़क कानपुर की तरफ जाती है। चर्चा करें। चर्चा आपको स्वयं करना है सहपाठियों के साथ। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, पंडित आलोपीदीन का इलाके में कैसा प्रभाव था? उत्तर, पंडित आलोपीदीन अपने इलाके के बड़े प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जमींदार थे जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे तथा धन को ही सब कुछ मानते थे। प्रत्येक व्यक्ति उनसे बहुत प्रभावित था और उनका ऋणी भी था। वे प्रत्येक व्यक्ति को धन का लालच देकर उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते और उन्हें कठपुतलियाँ बनाकर नचाते हुए उनसे सही गलत काम करवाते। इसी प्रकार सभी उनसे मोहित थे। इलाके का न्यायालय, वकील, पुलिस आदि सब उनके गुलाम थे। प्रश्न 2, यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है, कैसे? उत्तर, प्रस्तुत कथन यह कहानी सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है पूर्णतः सत्य है। इस कहानी का नायक वंशीधर वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें प्रायः सभी सद्गुणों का निवास है, जैसे आज्ञाकारी पुत्र है, ईमानदार है, परिश्रमी है, कर्तव्यनिष्ठ है, दृढ़ चरित्र वाला है आदि। दूसरी ओर आलोपीदीन जिसने सदा झूठ, बेईमानी और धोखाधड़ी से ही जीवन गुजारा, अपने असीमित धन से वंशीधर जैसे व्यक्ति को खरीदना चाहता था, किंतु अंत में वंशीधर के गुणों से प्रभावित होकर उसने उसे अपने ही यहाँ पर एक ऐसे पद के लिए नियुक्त किया जिसके लिए वंशीधर जैसे विश्वसनीय और ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए यह एक सद्गुणों के प्रभाव की कहानी है। इसमें सद्गुणों के प्रभाव में आकर अवगुणों ने घुटने टेक दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 3, वंशीधर की बातों को सुनकर पंडित आलोपीदीन स्तंभित क्यों रह गए? उत्तर, पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वे धन के सहारे को चट्टान समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक धन हो तब तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किंतु जब गैर कानूनी ढंग से नमक की बोरियां ले जाते हुए उन्हें नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया और उन्होंने उसे धन का लालच देकर उनसे पीछा छुड़ाना चाहा, किंतु वंशीधर ने धन स्वीकार करने से मना कर दिया, तब पंडित आलोपीदीन स्तंभित रह गए, क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने पहली बार ऐसा मनुष्य देखा था जिसे धन का लालच न हो और जो धन से ज़्यादा अपने धर्म का पालन करता हो, जो धन को देखकर डगमगाए न और जिसे धन अपने कर्तव्य पथ से भटका नहीं सकता। प्रश्न 4, वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपीदीन से लल्लो चप्पो की बातें क्यों करने लगे? वंशीधर के वृद्ध पिता आलोपीदीन से लल्लो चप्पो अर्थात चमचागिरी की बातें इसलिए करने लगे क्योंकि वे जानते थे कि वे बहुत बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और अगर उन्होंने उनका अपमान किया तो उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते थे कि वे बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनके पास बहुत अधिक धन संपत्ति है, इसलिए यदि वे उनको प्रसन्न रखते हैं तो कदाचित उन्हें भी उनकी जायदाद का कुछ हिस्सा मिल सकता है। वे तो यह भी मानते थे कि उनका लड़का महामूर्ख है जिसने ऐसे प्रतिष्ठित धनी और धन को ठुकराया है जिन्हें सब पूजते हैं। अतः धन के लोभी और हीन भाव से ग्रस्त होकर लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। प्रश्न क्रमांक 5, पंडित आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त किया? उत्तर, पंडित आलोपीदीन ने देखा कि वंशीधर एक ईमानदार व्यक्ति है
जिन्हें धन भी अपने कर्तव्य पथ से नहीं हटा सकता, क्योंकि जब वे गैर कानूनी तरीके से नमक की बोरियां ले जा रहे थे और उन्हें वंशीधर द्वारा रंगे हाथों पकड़ लिया गया, उनसे बचने के लिए पंडित आलोपीदीन ने उन्हें धन का लालच देना चाहा। तभी वे धन लेकर उन्हें आज़ाद करने के लिए राजी नहीं हुए और अपने धर्म का पालन करते हुए हिरासत में ले लिया। अतः इससे वे जान गए कि वंशीधर एक धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण व्यक्ति है, जिन्हें धन का कोई लोभ नहीं था। इसलिए वे जान गए कि वंशीधर ने निस्वार्थ भाव से कार्य कर सकते हैं। पंडित आलोपीदीन के पास बहुत अधिक जायदाद थी, इसलिए उनको उसके लेन देन को संभालने के लिए एक ईमानदार और जिम्मेदार व्यक्ति की खोज थी, जिस पर उनकी नज़रों में केवल वंशीधर ही खरे उतर पाए। इसलिए आलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। प्रश्न क्रमांक 6, वंशीधर के पिता ने किन बातों को निकाह में बांधने की सीख दी? उत्तर, वंशीधर के पिता ने निम्नलिखित बातों को निगाह में बांधने की सीख वंशीधर को दी। ओहदे पर ऐसे नज़र रखनी चाहिए जैसे पीर की मज़ार पर चढ़ चढ़ावे और चादर की तरह ऊपरी कमाई पर ओहदे से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस आदमी को तुमसे काम हो उससे कठोरता से पेश आना चाहिए और उससे जहाँ तक हो सके पैसे खींचना चाहिए। बेगरज वाले आदमी से अर्थात उन लोगों से जिन्हें तुमसे काम न हो विनम्रता से पेश आना चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 7, रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत कैसी थी? उत्तर, रोजगार की खोज में निकलने से पूर्व वंशीधर के घर की हालत बहुत बुरी थी। उनके पिता एक साधारण पद पर नियुक्त थे तथा उनका मासिक वेतन बहुत कम था। यह धन मास के प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता और फिर उनके घर रोजी रोटी के लाले पड़ते थे। इसके अतिरिक्त वे ऋण के बोझ से भी दबे हुए थे और उनके पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। घर में लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ रही थी और पिता कगार के वृक्ष हो चुके थे। आर्थिक विपन्नता ने सबको रुला रखा था। धन्यवाद।